वे चारों इस लोक के सबसे बड़े लड़ाके थे। कार्तिक की रखी शर्त पर बलराज भी चौंक गया था। भले ही वे कार्तिक पर भारी पड़ते या नहीं, लेकिन सिर्फ पैर हिलाने जैसा मामूली काम करना, वो भी 4 लोगों का एक साथ मिलकर, ये तो उनके लिए बेहद आसान काम था। शायद कार्तिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बलराज ने सोचा, अगर ऐसा हो जाता है कि वे कार्तिक का पैर हिला दें, तो कार्तिक से मुकाबले की तैयारी करवाने का सारा प्लान ही बिगड़ जाएगा। आखिर ये बात सच थी कि कार्तिक उम्र में उन सबसे कम था। अब कार्तिक ने यह खतरा मोल ले लिया था कि वो उनकी नजरों में अपनी जगह खो दे। अब वो या तो खुद को साबित कर सकता था या फिर उनकी नजरों में एक मजाक बन सकता था। कार्तिक के चेहरे पर हंसी देखकर वे गुस्से से भर गए थे और अब कार्तिक को हराने के लिए वे बेहद चतुराई से तैयार हो रहे थे। नरेंद्र ने आंख मारकर इशारा करते हुए बलराज को यह दिखाना चाहा कि वे अब कार्तिक को सबक सिखाने को तैयार है। धर्मेंद्र थोड़ा आगे बढ़ा और फिर सर झुकाकर हल्के से बोला, सचमुच? कार्तिक ने बस सर हिलाकर हामी भरी। ठीक है। धर्मेंद्र ने एक जोर की हुंकार भरी और आधार स्तर पर पाई हुई अपनी सारी शक्ति से कार्तिक पर हमला कर दिया। वो मध्य आधार स्तर का लड़का था। गौतम वागले ने जैसा कहा था, इस स्तर के लोग पृथ्वी लोक में सर्वोच्च माने जाते थे। धर्मेंद्र ने देखा कि कार्तिक अपनी जगह से हिले बिना आराम से वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। यह तो उसके लिए बेहद अपमानजनक बात थी। हा! कार्तिक पर अगला हमला जितेंद्र ने किया। जितनी तेजी से जितेंद्र ने कार्तिक पर हमला किया था, उतनी ही तेजी से वो दूर सरकता चला गया। ये क्या? सिंह वंश के लोग सकते में आ गए। वे कार्तिक को देख भी पाते उससे पहले ही जितेंद्र बहुत दूर जा चुका था। जितेंद्र ने खुद को संभालकर जमीन से खड़ा किया और उसने अपनी नाक को हाथ लगाया। उसकी नाक से खून बह रहा था। इस बार मैं थोड़ा धीमे करूंगा ताकि तुम्हें दिख सके कि मैंने क्या किया है। कार्तिक ने उस मुस्कुराहट के साथ कहा जो असल में कोई मुस्कुराहट नहीं थी। अच्छा, देखते हैं। जितेंद्र गुस्से से बहुत भड़का हुआ था। उसने अपना घूंसा सामने किया और सांड की तरह आगे आकर कार्तिक पर हमला करने की कोशिश की। कार्तिक की मुट्ठी एक साथ घूमती हुई एक चक्र बन गई और सबके देखते हुए उसने जितेंद्र पर फिर से हमला किया। जितेंद्र फिर से उड़ते हुए दूर जा गिरा। उन्होंने कार्तिक की मुट्ठी की गति देखी। वो सचमुच बहुत तेज था। जितेंद्र का गुस्सा और झल्लाहट बहुत बढ़ चुकी थी। उसने अपनी सारी योग शक्ति इकट्ठा की और पूरे जोर से कार्तिक पर फिर एक हमला किया। कार्तिक ने अपना हाथ आगे फैलाया। सबकी आंखों के सामने उसने जितेंद्र का ये वार अपने ऊपर ले लिया। इतनी आसानी से ये वार सह लिया और उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। बलराज भी सदमे में था। उसने भी ये होने की उम्मीद नहीं की थी। पहले उसने सोचा था कि कार्तिक को सिखाने का काम सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उसे नहीं लगा था कि कार्तिक कोई इतना शक्तिशाली इंसान हो सकता है। कार्तिक ने हल्के से धक्का दिया और जितेंद्र कई मीटर पीछे जाकर गिरा। जितेंद्र घबराया हुआ था और अब वो कार्तिक की ओर उस तरह की हंसी भरी नजर से नहीं देख रहा था। तुम चारों मिलकर भी हमला कर सकते हो। मेरा कहना वही है। अगर तुम मुझे हिला सके तो मैं तुरंत ये जगह छोड़ दूंगा। खुद नरेंद्र सबसे पहले अपनी शक्ति जुटाकर वार करने के लिए आगे बढ़ा और फिर अपने मुखिया को आगे बढ़ते देखकर धर्मेंद्र, बलभद्र और जितेंद्र भी आगे बढ़े और सबने अपनी शक्ति जुटाई और कार्तिक की ओर दौड़े। अब कार्तिक के सामने उन 4 लोगों की सम्मिलित शक्ति थी और वो अपना पैर जमाए उसी जगह बेखौफ बेखटके खड़ा था। नरेंद्र और बाकी 3 ने बिजली की गति से अपने वार हवा में लहराए।
लेकिन कार्तिक उनसे तेज निकला। उसने नरेंद्र के वार को अपने सीने पर झेला, जितेंद्र और बलभद्र के वार को अपने शरीर को मोड़कर खाली निकल जाने दिया और धर्मेंद्र के वार को अपनी कलाई घुमाकर दूसरी दिशा में मोड़ दिया। बलराज और बाकी सभी ये देखकर अब बेहद चकित थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उम्र में उनसे कहीं छोटा दिखने वाला ये लड़का इस तरह लड़ाई कर रहा था जैसे उसके पास अनगिनत हाथ हों और वो एक साथ कई लोगों के वार को अपने उन हाथों से संभाल सकता हो। ऐसा लड़का उन्होंने आज तक नहीं देखा था। इस तरह के लड़ाकों के बारे में उन्होंने सिर्फ पुरानी कहानियों में सुना था, जैसे कि वो अकेले दम पर ट्रॉय की सेना को हरा देने वाला योद्धा अकीलीज हो, जैसे वो महाबली अंगद हो जिसका पैर हिलाने में रावण के राक्षसों की सारी सेना नाकाम हो गई थी। ये जरूर कोई विशेष शक्ति वाला लड़का है। वे ये बात समझ चुके थे। क्या यही है तुम्हारे सिंह वंश की शक्ति? बेहद मामूली, कार्तिक ने अब ठंडी और हंसी उड़ाने वाली आवाज में कहा। नरेंद्र और उसके तीनों साथी अब बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उनका साथ देने के लिए बलराज भी सर झुकाकर खड़ा था। हालांकि उसने केवल उन लोगों को वो व्यू बनाने में मदद की थी जिसकी शिक्षा उन्हें मिलती आई थी। एक बार फिर झटके से कार्तिक को पकड़ने के लिए चारों लड़ाके आगे बढ़े। एक बार फिर कार्तिक ने कमाल की आसानी के साथ उनका वार एक तरफ हटाकर उन्हें जमीन पर गिरने दिया। हाय रे, हाय रे। कार्तिक ने अब अपनी कलाई सामने की और उसकी कलाई से एक तीव्र शक्ति निकलकर उनकी ओर बढ़ी। वे सभी 10-10 मीटर दूर जाकर बेहाल पड़े थे। बलराज के सामने अब चारों एक लाइन बनाकर खड़े हुए। वे समझ चुके थे कि उनके और कार्तिक के बीच शक्ति का कितना अंतर है। बेहद सम्मान के साथ अब वे सर झुकाकर चुपचाप खड़े हुए थे। आचार्य, सभी ने एक सुर में कार्तिक से कहा। अब उन्हें एहसास हो चुका था। कार्तिक के चेहरे पर अभी शांति थी। उसने उसी शांति के साथ कहा, तुम लोगों की शक्ति बहुत कमजोर हो पड़ी है। तुम लोग पिछले 3 सालों से लगातार गिद्ध शाखा के लड़ाकों से हार रहे हो और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई शक नहीं कि इस बार फिर तुम लोग हार कर ही आओगे। वे सर झुकाकर शर्मिंदगी के साथ कार्तिक की बात सुनते रहे। कार्तिक ने आगे कहा, लेकिन अगर तुम्हारी शाखा की जिम्मेदारी मुझे दी गई है तो मैं तुम्हारा इंतजाम जरूर करूंगा और तुम्हें लड़ने के लायक बनाऊंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और ये मेहनत शुरू होगी अब। इसी के साथ कार्तिक ने अपनी उंगली से उन्हें सामने लाइन से आने का इशारा किया। अगले ही पल कार्तिक की कलाई से लोहे के 4 टुकड़े निकले और जमीन पर उनके सामने जा गिरे। इन्हें उठाओ और मैदान में तब तक दौड़ते रहो जब तक तुम थक कर गिर नहीं जाते। नरेंद्र और उन सब के सामने जो लोहे के टुकड़े पड़े थे उनको उन चारों ने ध्यान से देखा। उन्हें एहसास हुआ कि हर टुकड़ा कम से कम 50 किलो का था। वैसे तो हठ योग की शक्ति के आधार स्तर के लड़ाके काफी मजबूत माने जाते थे, लेकिन तब भी 50 किलो का भार उठाकर मैदान का चक्कर लगाना उनके लिए कोई आसान काम नहीं था। सोच क्या रहे हो? आगे बढ़ो, उठाओ और दौड़ना चालू करो, कार्तिक ने अब कड़कती आवाज में कहा। कार्तिक ने अपने पैर को जोर से पटका और जमीन में एक दरार बन गई जो सीधे उनके सामने जाकर रुकी। वे थूक गटक कर घबराए हुए आगे बढ़े। चारों ने धरती में पड़ी उस दरार को देखा। अपने अपने मन में उन्होंने सोचा कि इस तरह का काम तो वे कभी सपने में भी नहीं कर सकते थे। ये तो बहुत भारी है। नरेंद्र ने अपनी हठ योग की शक्ति का उपयोग करके उस लोहे की चीज को अपने कंधे पर रखना चाहा, लेकिन तभी कार्तिक की कड़कड़ाती हुई आवाज ने उसे रोका। नहीं,
तुम्हें अपनी योग शक्ति का उपयोग नहीं करना है इसके लिए। कार्तिक ने अपनी उंगली को आगे किया और उनके शरीर की तरफ एक चमकती बिजली कौंधी, जिसने उनकी योग शक्ति के उपयोग के सभी रास्ते बंद कर दिए। अब उन्हें ये 50 किलो के लोहे को उठाकर ठीक किसी साधारण इंसान की तरह सारे मैदान के चक्कर लगाने थे। बिना योग शक्ति का उपयोग करे जैसे ही वे लोहे उठाकर दौड़ने की कोशिश में आगे बढ़े, कुछ ही देर में गिर पड़े और जमीन पर पड़े अपने दांत किटकिटाते हुए रेंगने लगे। वे बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ पा रहे थे और बार बार गिरकर फिर खड़े होने की कोशिश में उनके घुटने छिले जा रहे थे। कुछ ही देर में उनकी ताकत जवाब दे गई और वे जमीन पर पड़े हुए रुआंसी आंखों से कार्तिक की ओर देख रहे थे। कार्तिक आराम से उनके रोते हुए से चेहरों को देखते हुए कठोर मुद्रा में खड़ा था। अब और नहीं होता, नरेंद्र आखिरकार चिल्लाया। उसने अब कार्तिक की शक्ति को स्वीकार भी कर लिया था और उसे अपना शिक्षक बनाने को तैयार भी था। फिर भी उससे इतना कठिन काम करवाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। योग शक्ति के साधक लड़ाकों का शरीर आम इंसान से कहीं बेहतर होता है, लेकिन उसकी भी कोई सीमा होती है। अब शाम होने वाली थी और उन्हें जब यहां बुलाया गया था तब वे बिना कुछ खाए पिए चले आए। ये तो उनके शरीर पर अत्याचार हो रहा था। तीनों ने अब नरेंद्र की ओर देखा और कहा, तुमने ही आचार्य को नाराज कर दिया है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें जाकर उनसे कुछ कहना चाहिए। नरेंद्र ने अविश्वास के साथ उनकी ओर देखा। अच्छा, सिर्फ मैंने किया? जैसे तुम बलभद्र और धर्मेंद्र, तुम तीनों तो उनके सम्मान में सर झुकाकर शुरू से खड़े थे। वे कार्तिक के सामने पहुंचे और उसके आगे पीछे दौड़ने लगे। जब तक कार्तिक की आज्ञा नहीं थी तब तक वे रुक नहीं सकते थे। नरेंद्र ने याद दिलाने की कोशिश की, आचार्य 4 घंटे हो चुके हैं। ओह, 4 घंटे हो गए? कार्तिक को कुछ याद आया, और इतनी देर से मैंने माया को कोई मैसेज नहीं किया है। माया के पास तुरंत कार्तिक का संदेश पहुंचा, मैं यहां अच्छे से पहुंच गया हूं। इन लड़ाकों की तैयारी करवाने में कुछ घंटों की देर हो गई तुम्हें संदेश भेजने में। माया का जवाब आया, कोई बात नहीं, कैसा चल रहा है वहां सब कुछ? ये लोग बहुत बदतमीज थे और इसलिए बहुत कमजोर भी। इन्हें कुछ ही घंटों में सबक सिखाने के बाद अब जैसे तैसे तैयारी की शुरुआत हुई है। माया मुस्कुराई, तुम्हारी शक्ति तो वहां के हिसाब से बहुत ज्यादा है। उन लोगों के पास कितनी शक्ति है? कार्तिक ने जवाब दिया, तुमसे कम ही है इनकी शक्ति। कार्तिक ने वीडियो उनकी तरफ किया और माया चौंक गई। अरे, ये तुमने इनका क्या हाल बना रखा है? इन पर कुछ तो रहम करो। माया और वे चारों अब तक समझ नहीं सके थे कि ये उनकी तैयारी का एक जरूरी हिस्सा भी था। उन्हें सिर्फ 15 दिन में अपनी योग ऊर्जा को तैयार करना है, तो इसके लिए यह भी जरूरी था कि उनके पास शारीरिक शक्ति हो जिससे वे उस ऊर्जा को संभाल सकें। यह कोई बदला नहीं था। कार्तिक ने जानबूझकर उनसे यह काम करने को कहा था क्योंकि वो उनकी भलाई चाहता था। क्या ये चारों कार्तिक की कठिन तैयारी को पार करके इस लायक बन सकेंगे कि 3 साल से लगातार जीतने वाली गिद्ध शाखा का मुकाबला कर सकें? क्या था वो काम जिसके लिए इन्हें तैयार करने के लिए गौतम वागले को कार्तिक को यहां बुलाना पड़ा था?